नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। एसआईआर पर पूरे देश में बवाल मचा है। आज बात छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर करेंगे। एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग ने समय सीमा को बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये समय सीमा जो बढ़ाई जा रही है वो खास पर्याप्त नहीं है, कम से कम 3 महीने का समय बढ़ाया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो फाइनल मतदाता सूची बने, अंतिम मतदाता सूची बने, उसमें बीएलए की सहमति अनिवार्य की जाए। 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर आज निर्वाचन आयोग पहुंची थी कांग्रेस। इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर अलग अलग तरीके की दिक्कत आ रही है, तो कहीं अच्छी खबर भी आई है। बिलासपुर में एक बीएलओ बीमार हो गई, उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। वहीं कांकेर में एक बीएलओ के नाम जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान एक अच्छी खबर आई। 13 साल से अपने माँ बाप से दूर रह रही बच्ची, वो जो है अपने परिवार से मिली। शादी के बाद वो जसपुर चली गई थी। तो कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ खराब तस्वीरें आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या ये जो समय बढ़ाया गया है वो पर्याप्त है। कांग्रेस आखिर 3 महीने का समय क्यों मांग रही है? भाजपा ने क्या बहुत तैयारी की थी जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? भाजपा के जो बीएलए हैं वो लोग किसी तरीके की आपत्ति नहीं कर रहे हैं। इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरा देश जान रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया से किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो हुआ, 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। 93 लाख दावा आपत्तियों में सिर्फ 25,000 को स्वीकार किया गया। सब समझ रहे हैं ये तो सीधे सीधे खुद गलती करना और दोष कांग्रेस पर मढ़ने जैसी स्थिति है। आज देश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद यदि कोई भाजपा का नेता कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाता है तो इससे ज्यादा बेतुकी बात और कुछ नहीं हो सकती। सवाल वही उठाएगा जिसके कहीं ना कहीं उनके मन में खोट होगा, वही सवाल उठाएगा, क्योंकि ये तो जनता के भला के लिए है, देश के भला के लिए, प्रदेश के भला के लिए है। क्योंकि जो इसका नाम एक शहर में भी जुड़ा है, गांव में भी जुड़ा है, तो ऐसे लोगों का नाम कोई एक जगह जुड़े तो ये काम अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अच्छे काम में भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है कि ये कहीं ना कहीं घोटाले करके, आज तक जितना भी इन्होंने चुनाव जीता है घोटाले करके जीते हैं। इसीलिए उनको ये डर हो रहा है कि हम अब फिर आने वाले समय में घोटाले कैसे कर पाएंगे, कैसे गलत काम करके हम चुनाव जीत पाएंगे, इसलिए ऐसे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जनता इनके पूरे आचरण को जान चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो आपने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान को सुना। आज हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुकेश शर्मा जी हैं, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। भाजपा के प्रवक्ता मुकेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें किस तरीके का विवाद आ रहा है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे ही रहेगा। कांग्रेस 3 महीने का समय मांग रही है, निर्वाचन आयोग पहुंची थी, बीजेपी की तरफ से कुछ बात नहीं हो रही। क्या आप लोगों की तैयारी पूरी थी? पूरा जो मतदाता सूची बनाने का काम था, नाम काटने जोड़ने का, वो सब आप लोगों ने पूरा कर लिया? मुकेश जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मालूम था, ये सार्वजनिक था कि एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन स्तर पर, अपने जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ लेवल पर उसकी तैयारी की थी कि कैसे उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाता हैं उनका नाम आ जाए, उनके एप्लीकेशन जमा हो जाए और कैसे इसको व्यवस्थित रूप से पूरा कर लिया जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आखिरी में आके, उनको ऐसा तैयारी तो उनकी है नहीं, कभी इस तरीके की तैयारी करते नहीं है, और वो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में बात उठा के, उनके कार्यक्रमों को के ऊपर में बात उठा के, सवाल उठा के ये अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यदि एसआईआर पे गंभीर हो तो उसको उस काम में पार्टी के लोगों मुझे कहीं दिखा नहीं कि कांग्रेस के लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप चले जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी बूथ में चले जाइए, वहाँ जितने भी बीएलओ बैठे हैं उसके, हमारे बीएलए लेवल के लोग और भी
पार्टी के संगठन के लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे, लोगों का हेल्प करते हुए दिख जाएंगे। उसके बावजूद 7 दिन का समय और बढ़ाया गया है। तो खाली एसआईआर का विरोध करना है, ये इससे बात नहीं बनेगा। कांग्रेस को खाली विरोध करना है, तो विरोध करने से नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें और एसआईआर से क्या फायदे हैं इसके बारे में भी लोगों को बताएं कि एसआईआर क्यों हो रहा है। कई बार आपको देखने को मिला है कि मतदाता सूची में 15 से 20% शहरी इलाके में 15% 20% ऐसे मतदाताओं के नाम होते हैं या तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, या उस क्षेत्र में जो भी बहनें थी उनकी शादी हो चुकी हो, किराएदार थे वो छोड़ के चले गए हैं। तो जब बाद में मतदान होता है तो देखने में आता है कि मतदान का प्रतिशत काफी कम हो गया। तो उसके जी पीछे जी का कारण यही रहता है कि मतदाता सूची में जो नाम है वो काटे गए नहीं है, क्योंकि उस प्रक्रिया में लोग जाते नहीं है और इसको जी एक कार्यक्रम चला के किया जा रहा है। तो ऐसे में सब लोग आके उनके अड़ोस पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ किराए में थे, अभी नहीं रहते हैं, या मतलब मतदाता फलां व्यक्ति है उनका निधन हो बीजेपी के चुका है। हिसाब से तो इस सही प्रकार है। की तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेके लगातार कार्यक्रम चलाकर कि कैसे मतदाताओं का फॉर्म भराया जाए, कैसे उनके नए पुनरीक्षण के बाद नया मतदाता सूची में नाम आए, नया आईडी बन जाए, ये सब के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सरसाइज ठीक है, करती आ रही है मतलब और अभी भी लगेगी। बीजेपी एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उससे संतुष्ट है। अमित जी, क्या कारण है आप लोग 3 महीने का समय मांग रहे हैं? 3 महीने का समय तो बहुत लंबा समय होता है, और ये जो प्रक्रिया हुई वो पहले से निर्धारित थी कि इतने इतने टाइम में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अमित जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर जिसे कहते हैं, इसका एक ही ध्येय होता है कि कोई भी योग्य वोटर जो है वो छूटे ना और अयोग्य मतदाता सूची में जुड़े ना। और निश्चित तौर पे मुकेश भैया की बातों को मैं सुन रहा था। मुकेश भैया, इसमें कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मृगेन जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके प्रबुद्ध जनता के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस कहीं कोई विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि एसआईआर से नए बच्चों के नाम जो 18 साल पूर्ण कर लिए उनका नाम जुड़ेगा, वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी, जिनकी मौत हो गई है उनका नाम कटेगा, जो यहाँ से कहीं जा चुके हैं उनका नाम यहाँ से कटेगा, और ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि जो शिफ्ट हो गए उनका भी नाम यहाँ से कटेगा। अच्छी चीज है, लेकिन आप लगातार 1 महीने का आपने टाइम दिया कि भाई 4 तारीख तक, अब 1 महीना हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 तारीख का, आज मेरी 2-3 बीएलओ से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर हमें 3 तारीख के फॉर्म मिलना था, 725 घर मेरे उसमें है, और मुझे पहले 300 फॉर्म दिया गया। अब 300 फॉर्म देने के बाद 6 तारीख के मुझे बुलाया गया, लेकिन मुझे 7 और 8 तारीख के फिर मेरे को बाकी फॉर्म दिया गया, और मुझको ये बोला गया कि आप जल्द से जल्द इसे भर के दीजिए। अब सर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया, और मैंने उसमें जो फिल नहीं कर पा रहे थे, मैंने उनके घर जा जाके उनसे फिल कराया, फॉर्म को फिल कराया। और उसके बाद सर अब बीच में इनका मैसेज आया कि आप सब फॉर्म को जमा करिए। हमने कहा कि भाई अभी तो 4 तारीख तक बहुत समय है, 10 दिन बचा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं आप फॉर्म जमा करिए, हमसे 300 फॉर्म को जमा करा लिए। अब 300 फॉर्म में समझ लीजिए कुछ 50 भी अगर बोले, अगर उसमें कुछ छूटा है या कुछ लैकुना है, तो मुझे अब वो 50 को फिर से करना पड़ेगा इनकी जिद्द के कारण, और डबल नहीं, लेकिन जो नाम छूट गए हैं या जो लोग फॉर्म नहीं जमा कर पाए, मतलब जिनके फॉर्म में कुछ कमियां रह गई हैं, उसके लिए तो अलग से टाइम दिया जाएगा। अनिल द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगा। अनिल जी, क्या लगता है कि समय 3 महीना बढ़ाने की जरूरत है आपके हिसाब से? क्योंकि 7 दिन का समय बढ़ाया है निर्वाचन आयोग ने, और बहुत बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में तो 90% 70% लोगों का काम हो गया है, और जो लोग नहीं है उनकी डेथ हो चुकी है, बाहर चले गए। क्या लगता है 3 महीने बढ़ाने की जरूरत है? देखिए मृगेंद्र जी, बहुत अच्छे विषयों पर हम एक डिबेट कर रहे हैं, और एसआईआर का जो पुनर्परीक्षण वाला मामला है मतदाता सूची का, उसे 12 राज्यों में लागू किया गया है, और अभी तक जो चुनाव आयोग की अपडेट है उसमें 42 करोड़ लोग, 42 करोड़ मतदाताओं ने इस एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। तो ये जाहिर सी बात है, देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल, अगर देश हित में, समाज हित में, राज्य हित में अगर कांग्रेस ये मांग करती है कि समय बढ़ाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जनता के हित के लिए ही होगा,
कि अगर आप समय बढ़ाएंगे तो मतदाताओं को ज्यादा उससे लाभ होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ 12 राज्यों में क्यों हो रही है, बाकी राज्य इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनाव को देखते हुए अलग अलग राज्यों के हिसाब से फैसले किए होंगे, लेकिन मैं इसमें कांग्रेस के रुख पर थोड़ा चर्चा करूं। ज्यादा मुझे याद है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जिस तरह मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और वो फिर चुनाव वह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसके चलते कांग्रेस को अधिकृत तौर पर इस एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए था। राहुल गांधी का तो अभी तक कोई बयान आया नहीं है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस चाहती थी, इसमें भरपूर क्रेडिट ले सकती थी कि हमारे नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला उठाया और देखिए हमारे इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार को मतदाता सूची पुनरीक्षण करना पड़ा। ये कांग्रेस क्रेडिट ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं और उसने स्वागत भी नहीं किया है। तो ज्यादा अच्छा होता कि अभी जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के मुद्दे को दरकिनार किया वहां की जनता ने, वो ये साबित नहीं कर पाई कि हाँ ये मुद्दा कांग्रेस का सही था कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हो रही है। वोट चोरी का जो मामला कांग्रेस ने उठाया बिहार के चुनाव में तो फुस हो गया वो। और यदि फुस हुआ है तो अब यदि सरकार ने यह फैसला किया है कि मतदाता सूचियों को पुनरीक्षण किया जाए, कांग्रेस को उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस को अधिकृत तौर पर बयान जारी करके कहना चाहिए कि 12 राज्यों में क्यों, बाकी राज्यों में भी एसआईआर लागू कीजिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश में जो अवैध घुसपैठ करके हो गई है, जो बांग्लादेशी आ गए हैं, जो दूसरे देशों के लोग आके आ गए हैं, उनको दूर करने के लिए ये प्रक्रिया लागू की गई है। ऐसा नहीं है कि आप अमित जी या शर्मा जी के मतदाता सूची में गड़बड़ी है। हम तो मतदाता कई सालों से मतदान कर रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठिए आए हैं, जो दूसरे देश के लोग आए हैं, उनको बाहर करने के लिए ये प्रक्रिया लागू की जाती है। ये और दूसरे देश से आए लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया है, इसमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। अभी विजय शर्मा जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उनका भी बयान आया कि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए उन पर कार्रवाई होगी। मुकेश जी आपके पास आऊंगा। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से आए लोगों को छत्तीसगढ़ में नागरिकता भी दी गई है और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है या उनके परिवार के सदस्यों का नाम 2002 की सूची में नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को आउटराइट बाहर किया जाएगा जो लोग पाकिस्तान से आए हैं या फिर बांग्लादेश से आए हैं? और उसके लिए अभी आप लोग, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत करीब 24,000 बूथ पर अपने एजेंट भी लगाई थी, तो क्या ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, ऐसे लोग मिले हैं आप लोगों को जो बाहरी हैं और गलत तरीके से वोटर आईडी बनाए हैं? मुकेश जी। देखिए, निश्चित रूप से इसका जो ये अभियान चल रहा है उसका उद्देश्य यही है कि जो मतदाता एक्चुअल में मतदाता हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम रहे और उनको वोट करने का अवसर मिले, इससे लोकतंत्र और मजबूत हो कहीं ना कहीं। और इसमें भी 3 कैटेगरी अलग अलग बनाए हैं। यदि 2003 में उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों का नाम जुड़ जाएगा। दूसरा कैटेगरी भी है कि यदि उनके दादा दादी का नाम है और माता पिता का नहीं भी है तो भी जुड़ जाएगा। तीसरा कैटेगरी भी बनाया गया है जिसके अंदर में उनके पास में 12 तरीके के अलग अलग हैं, जिसमें वोटर आईडी से लेके राशन कार्ड और इस तरीके की चीज है, वो आके अपना दावा कर सकते हैं। उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव आयोग इस प्रकार का एक बड़ा अभियान है ये। अच्छा, ये अभियान कोई पहली बार नहीं है, ये चुनाव के पहले हर बार होता है कि एक बार मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। उसके पहले जिनको नाम जुड़वाना है, जो लोग 18 साल के हो गए हैं, अब मतदान करना चाहते हैं, उन लोगों का नाम जोड़ा जाता है। और ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम काटा जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये पूरे प्रदेश लेवल पे और अलग अलग 12 अलग अलग प्रदेशों में और ये पूरे देश में होने वाला है। लेकिन ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है तो वो सुविधा अनुसार। मुकेश जी मेरा सवाल यही था कि क्या, क्योंकि प्रदेश भर में हो रहा है और बीजेपी मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस अभियान को ले रही है, तो क्या आप लोगों को कुछ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इस तरीके के संदिग्ध लोग मिले बूथ पर जो अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हो?
एसआईआर की प्रक्रिया में? ऐसे कुछ लोग मिले क्या आप लोग? देखिए मृगेंद्र जी, अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया समाप्त हुई नहीं है। इस प्रक्रिया के अंदर में बहुत लोग आए होंगे जो लोग अपना नाम जोड़ना चाह रहे हो, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया बना है उस क्राइटेरिया में आएंगे तो उनका नाम जुड़ेगा, क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो नाम जुड़ेगा नहीं। वो तो बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही सीएए का कार्यक्रम भी लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसमें भी ये था कि भाई इनकी नागरिकता, ऐसे लोग जो भारत से बाहर हैं और जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं उनको और कहीं जगह उनके लिए नहीं है तो भारत में उनको नागरिकता दिया जाए, जो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे लोगों को, एकदम से नए लोग आ जाए ऐसे नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि कैसे मतदाता सूची में उनका नाम है, वो लोग वोट कर पाए। लेकिन उस क्राइटेरिया में उनको आना पड़ेगा जो चुनाव आयोग ने तय किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि जो वास्तविक मतदाता हैं और जो जिनको मतदान करने का अधिकार है उनका नाम इस सूची में आ जाए। और ऐसे लोग जिनका नाम है लेकिन वो वास्तविक में इस दुनिया में नहीं है, या ऐसे लोग कुछ दिन नौकरी करने आए थे और यहाँ से चले गए हैं, तो ऐसे लोगों का भी नाम कट जाए ताकि वो व्यवस्थित मतदाता सूची सही रूप से सामने आए, ताकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था और मजबूत हो। सामने आए। ये यही निर्वाचन आयोग का भी है। अमित जी, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने बूथ लेवल पर एजेंट भेजे और आपके बहुत सारे पदाधिकारी गए काम करने। क्या आप लोगों को लगा कि ये आदमी जो वोटर है वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है और अवैध तरीके से रह रहा है, उसका वोटर आईडी? क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि वर्तमान में अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपका वोटर जो है मान्य हो सकता है। जो 14 क्राइटेरिया, जो 14 सर्टिफिकेट बोले गए हैं उसमें, तो क्या आप लोगों को भी ऐसे लोग मिले क्या? ऐसा देखिए, 11 दस्तावेज ही मान्य था और उसके बाद आधार को उसमें मान्य किया गया। 12वां नंबर आधार का था। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये तो शुरू से चुनाव के पूर्व कहते हैं कि हम एसआईआर इसलिए करा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। और बिहार में जिस प्रकार से 65 लाख वोट मृगेंद्र जी काटे गए, मैं आपको बता दूं, अब वो जितने भी घुसपैठियां हैं, हम पूछते हैं कितने घुसपैठियां मिले तो ये बता नहीं पाते। मतलब अब वो घुसपैठियां वेस्ट बंगाल की तरफ मूव कर गए होंगे। अब इनके नेता बोलेंगे कि वो वेस्ट बंगाल में घुसपैठे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप पूरे जगह, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि भाई आप सब राज्यों में, 12 राज्यों में ही आप क्यों करा रहे हैं, पूरी जगह आप क्यों नहीं करा रहे हैं? खैर, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2,80,00,000 1 जनवरी 2025 के मुताबिक 2,80,000 वोटर हैं, जिसमें 1,04,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता है और 1,06,00,000 से ज्यादा हमारी मातृशक्ति महिला मतदाता है और 728 जो है वो थर्ड जेंडर वाले। तो मैं निश्चित तौर पे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा, तो हमने जो अपने बीएलओ है, राजनीतिक दल के जो बीएलओ है, 24,371 हमारे बीएलओ हमने ड्यूटी पे लगाया था। और निश्चित तौर पे अभी कई जगह मैंने कहा ना कि हम क्यों समय बढ़ा रहे हैं। अनिल जी ने ठीक कहा कि भाई ये कोई कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। अगर एसआईआर आप करा रहे हैं, आप इतना हार्ड एंड फास्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसमें समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। जनता की सुविधा के लिए हो रहा है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हो रहा है ना, तो आप क्यों, आपको तकलीफ हो रही है समय बढ़ाने के लिए? एकदम से आपने डेडलाइन फिक्स कर दिया कि नहीं, हम भाई 28 तारीख के हम वोटर लिस्ट को फ्रीज कर देंगे, उस दिन से हम फिक्स कर देंगे, 4 तारीख तक हम लेंगे, और अब आप एक हफ्ता उसको और बढ़ा रहे हैं। भाई जनता की सुविधा के लिए आप काम कर रहे हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो जनता की अगर डिमांड आ रही है तो आपको क्या दिक्कत है? हम 3 महीना इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छे से सारी चीजें हो जाए। जिनका नाम मैंने पहले ही लाइन में अपने कहा था कि एसआईआर का मकसद कोई भी हो कि योग्य वोटर छूटे ना और अयोग्य वोटर उसमें जुड़े ना, यही ध्येय होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि अब मैं जाऊंगा तो आप कहेंगे कि फिर अब तो वो डिबेट दूसरे डायरेक्शन में मुड़ेगा कि संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ डिबेट दिशा में जा रही है, इसलिए उधर मत जाइए। जी क्या है, सार्थक डिबेट है। जी बिल्कुल सार्थक। मैं आज चाहता ही था कि सार्थक चर्चा हो, नहीं तो मैं अभी हरियाणा चला जाता कि एक मॉडल का नाम इतने बार क्यों आ रहा है, या 1,24,171 वोट क्यों वहां पर जोड़ दिए गए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कुछ डिबेट सार्थक चर्चा हो। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब निश्चित तौर पे अगर समय बढ़ाने की जनता मांग कर रही है, राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही हैं, तो मुझे लगता है समय देना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग का ही काम है कि सही नाम जुड़े, गलत नाम कटे। और हम 2,80,00,000 लोग, छत्तीसगढ़ के हर आदमी चाहता है कि हमारा नाम मतदाता सूची में अगर हम वैलिड है
तो वो जुड़ना चाहिए, और अगर कोई इनवैलिड है तो वो हटना चाहिए। इसमें गलत सही क्या है बात। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और भाजपा के ठीक है, लोग निर्वाचन आयोग तो आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, हो सकता है निर्वाचन आयोग के लोग कुछ निर्णय लें। अनिल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही जी, कि ये जी। प्रक्रिया का इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी को जनता ने नकार दिया है। क्या छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची बनने के बाद आपको लगता है फिर एक बार ऐसा माहौल बनेगा कि वोट चोरी वाली बात आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में भी गए हैं और कांग्रेस 2-3 मुद्दे उठा रही है कि अभी रोजगार के लिए बहुत सारे लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं, उनके दस्तावेज नहीं आए। दूसरा, धान कटाई का समय है जिसमें बीएलओ से मतदाताओं का संपर्क नहीं हो पा रहा है। और तीसरा, परीक्षा का समय चल रहा है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है वो हो रहा है, इससे पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ है। तो आपको क्या लगता है, वोट चोरी का मुद्दा इन तीनों फैक्टर के बाद बचेगा, लोग उठाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए मृगेंद्र जी, आपने जो लास्ट में दो बातें कही हैं उसका तो एक ही निदान है कि अगर वैसे तो सरकार ने 11 तारीख लास्ट डेट अभी बढ़ा दी है, लेकिन चाहे जी। तो और भी डेट को एक सप्ताह बढ़ाया जा सकता है। बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा नागरिक हैं, सब कहीं न कहीं व्यस्त रहते हैं, इसलिए हो सकता है वो समय पर मतदाता सूची को पुनरीक्षण न कर पाए। इसलिए टाइम बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सरकार का विषय है और सरकार उस पर ध्यान दे रही है। जहां तक आपने बोला है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा बना रहेगा, वोट चोरी का मुद्दा तो बिल्कुल कई सालों से बना हुआ है। आप देखिए कि सालों पहले भी बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुआ करती थी, ये भी तो एक वोट चोरी ही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग के दौर में कांग्रेस को 410 सीटें नहीं आया करती थी, उसके बाद भी उनकी 410 सीटें आती थी। बीजेपी तो 2 लोकसभा सीट नहीं जीत पाती थी, बूथ कैप्चरिंग के मुद्दे में भी यही मामला था। तो जब बूथ कैप्चरिंग नहीं रुक पाई, आज तक नहीं रुक पाई है, तो वोट चोरी के मुद्दे को भी उठाने के लिए आप किसी राजनीतिक दल को रोक नहीं सकते हो। सवाल यह है कि वो जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, अगर बिहार चुनाव में यह मुद्दा ढेंच हो गया है तो फिर आप किस मुंह से और किस अधिकार से आप ये मुद्दा बाकी राज्यों में चुनाव के समय उठाएंगे? जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है। हो सकता है कुछ राज्यों में आप फिर से ये रट रट शुरू कर दें। तो चुनाव में आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल ये मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन जनता अब पढ़ी लिखी है, वो ये समझती है कि अगर सरकार ने मतदाता सूची में पुनरीक्षण का मामला उठाया है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो वोट चोरी का मुद्दा उठा था उसके पीछे भी चिंताएं थी। और इससे ऐसा नहीं कि कोई सरकार इससे डर गई है इसलिए उसने ये पुनरीक्षण शुरू किया है। सरकार की ये जिम्मेदारी रही, सरकार का दायित्व रहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी आकर के बसे हैं, उनको नकेल कसी जाए, और वो ऐसे ही कारणों से नकेल कसी जाएगी। मैंने मुंबई का उदाहरण देखा, मैंने बिहार में पटना का उदाहरण देखा, छत्तीसगढ़ में बस्तर में उदाहरण देखा। बहुत से लोग ऐसे सामने आए जिनका यहाँ पर कोई जन्म ही नहीं हुआ, उनके परिवार का जन्म नहीं हुआ, फिर भी वो मतदाता बन गए थे। कैसे मतदान किया आपने, कैसे मतदाता बन गए आप? और कहीं ना कहीं उनको राज्य से बाहर भी किया जा रहा है। तो जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने चिंता जताई है, वो चिंता राज्य के हित में जताई गई है कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया सालों से यहाँ अवैध मतदाता सूची हासिल करके वोट दे रहा है तो उसको उससे वंचित किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने की कवायद है, घुसपैठियों को रोकने की कवायद है, और विदेशी यदि इस देश से हटेंगे तो हमारा देश ज्यादा सुरक्षित होगा, ज्यादा उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल सकेगा। यहाँ के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल यहाँ के लोगों का होगा। आपने बस्तर का जिक्र किया, बस्तर के एक नेता है मनीष कुंजाम, उन्होंने कोर्ट में रिट दायर की है और ये कहा है कि बस्तर के बहुत सारे आदिवासी हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। दूसरा, उनके पास जो दस्तावेज है, क्योंकि उनका तर्क था मनीष कुंजाम का कि सलवा जुड़ूम के समय बहुत सारे गांव जला दिए गए जिसमें दस्तावेज जल गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग पलायन करके गए। मुकेश जी, आपसे यही सवाल रहेगा, क्या बस्तर को लेकर इस समय सीमा को बढ़ाने की जरूरत है और थोड़ा रिलैक्सेशन देने की, क्योंकि बस्तर की परिस्थितियां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग की अपेक्षा एकदम अलग है और विपरीत है? मुकेश जी। देखिए मृगेन जी, सबसे पहली बात तो इस पूरी प्रक्रिया को समझा जाए। उनके पास के दस्तावेज चल जाने से वो मतदान से वंचित नहीं हो रहे हैं। मतदाता सूची में उनका नाम है,
तो कहीं ना कहीं उनको मतदान से कोई नहीं रोक सकता। और ये बस्तर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं ग्रामीण इलाके या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मतदान होते रहा है, पहले भी मतदान हुआ है, मतदान की प्रक्रियाएं पूरी हुई है। तो इस मुद्दे पे सब लोग जागरूक हैं। फिर हमारे बीएलओ लगे हुए हैं, चुनाव आयोग ने बीएलओ को ड्यूटी लगाया हुआ है, वो सबको समझा के बुझा के इस प्रकार के प्रक्रिया को पूरे करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर चला गया, उसका कोई भी रिश्तेदार यहाँ है तो जरूरत नहीं है कि वो स्वयं है तो ही उनका फॉर्म भराया जाएगा। उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो उसका फॉर्म भर सकता है और सिग्नेचर करके जमा कर सकता है। तो इससे भी कहीं एसआईआर रुकेगा नहीं इस पूरे प्रक्रिया में। अब ये बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग को लेके, तो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से हार के ऊपर हार के बाद हार हो रहा है, तो इनको अपने हार का ठिकरा कहीं फोड़ना है। तो ये इनकी पुरानी परंपरा बनी है, जब जब ये सरकार से बाहर होते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के कार्यक्रम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनी है, ये आपके लिए भी है। लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रक्रिया में कांग्रेस के लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश जी, अमित जी आपसे सवाल रहेगा, क्या मनीष कुंजाम बस्तर में पॉलिटिक्स जमाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं? मुकेश जी का कहना है, या सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की उसमें अगर वर्तमान का मतदाता पत्र है आपके पास, मतदाता पहचान पत्र, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मुकेश जी ने एक अच्छी बात कही कि आपको होना जरूरी नहीं है। मैं खुद अपना उदाहरण देता हूं, मेरे घर में आए थे मेरे भैया, मेरा फॉर्म भर के जमा कर दिए। तो क्या लगता है बस्तर में अलग तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है? जी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए कि थोड़ा सा परिदृश्य तो वहां पर डिफरेंट है, और जिस प्रकार से वहां पर अगर लोगों को, मुझे लगता है कि कोई तकलीफ आ रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि उनकी समस्याओं का निदान करे। और निश्चित तौर पे मनीष भैया, मुकेश भैया ने जिस प्रकार से कहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा सब लोग लेना चाहते हैं भैया, लेकिन आपकी जो पुराना पास्ट रिकॉर्ड रहा है ना, उस पर दिक्कत होती है। और जब आपकी पार्टी और इलेक्शन कमीशन कदम ताल साथ में करते हैं, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि जनादेश की चोरी करते हैं, ये तो आपका पुराना डायलॉग हो गया है कि जब कभी चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, भैया सरकार आपकी बन जाती है तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग की कमियां दिखनी शुरू हो जाती है। ये डायलॉग तो सुन लीजिए मुकेश भैया, हाँ मुकेश भैया सुन लीजिए। देखिए मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह दूं, अभी आपके कई सारे प्रवक्ता कहते हैं कि चलिए धन्यवाद, आप लोग इलेक्शन का उस पे ईवीएम पे रोना छोड़ दिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि अगर 542 में भी हम जीत गए ना, तो भी ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं है। और अगर जन सरकार का और इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, अगर एक व्यक्ति को भी शंका हो तो उसका समाधान करना चाहिए। यहाँ तो देश की 28 पार्टी जाके कहती है कि हमें ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराना है, खैर वो डिफरेंट बात है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं। लेकिन बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, जवाब देने भाजपा प्रवक्ता आ जाते हैं। ठीक है अमित भैया, मैं सोचा था कि आज आप लोग एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे। नहीं एकदम अच्छे से कर रहे हैं। एक फाइनल कमेंट, क्योंकि हम लोग आज पॉलिटिकल मृगेन जी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। मैं तो फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो बढ़ चढ़कर सरकार उनकी मदद करे, इलेक्शन कमीशन उनको जो हडल्स आ रहे हैं उस हडल्स को दूर करने का प्रयास करे। अगर किसी का नाम छूट रहा है, उनकी क्या तकलीफ है, पीड़ा है, अगर हमारे बीएलओ को कोई तकलीफ है या उनके यहाँ किसी को कोई तकलीफ है, उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना, मजा तभी है जब कहते हैं ना कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मोदी जी आज पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले बोले हैं कि भाई अच्छे से काम विपक्ष नहीं कर पा रहे, मेरे से टिप्स ले लें। तो आप जो तुम ही तुम हो वाला बोले हैं उसी पे है। अनिल जी के पास आऊंगा, अनिल जी के पास, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। मैं जवाब तो ले लीजिए आप, अगर अच्छा ठीक है तो जवाब भी ले लीजिए। ठीक है जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ये होता कि टिप्स प्रधानमंत्री जी उस पर देते कि कैसे महंगाई कम हो जाए,
कैसे युवाओं को रोजगार कम मिले, ज्यादा मिले और युवा संतुष्ट हो और जनता, देश की जनता को विश्वास हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा बेहतर होता कि उस पर टिप्स देते। और जो कहते हैं ना हर बार आता है वो संडे संडे महीने महीने में मन की बात, अगर मन की बात की जगह जनता की कोई दिल की बात आ जाती तो मुझे लगता है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भला हो जाता। ठीक है, तो एक आध बार आप सुने होंगे अमित जी, जनता के दिल की बात सुनने के लिए ही मोदी जी की मन की बात होती है। मैं माफी हाँ, तो आप एक आध बार सुनिए, एक आध बार सुनिए, जनता के दिल की बात ही वहाँ पे होती है। जनता के दिल की बात निकालने के लिए वो कार्यक्रम बनाया गया है। विचारधारा चल रही है, एक गोडसे जनता के दिल की बात निकालने के लिए वो कार्यक्रम बना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूँ, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं कभी जीवन में नहीं सुनूंगा मन की बात। नहीं, आप उनका अगर विरोध करना चाहते हैं तो सुनिए भाई, वो क्या बोल रहे हैं उसका ही विरोध करिए। किसी बात के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी तो ले लें, वास्तव में मन की बात है क्या, तब आपको उसके ऊपर में टिप्पणी करना चाहिए। आप जनता के दिल की बात सुन के निकालेंगे, नहीं, जनता की दिल की बात ही होती है। ठीक है, उसका टाइटल मन की बात है, लेकिन जनता की दिल की बात सुनने के लिए ही वो कार्यक्रम है। तो उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाने के पहले पूरा कार्यक्रम को जान ले। समय पूरा हो रहा है, एक फाइनल कमेंट लूंगा अनिल द्विवेदी जी से। अनिल जी, क्या बस्तर के लोगों के लिए कुछ समय और बढ़ाने की जरूरत है? आपको महसूस होता है, आप तो पूरा बस्तर घूमे हैं, बस्तर के आदिवासी, क्योंकि बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट भी नहीं है, बस्तर में पलायन भी है, तो क्या लगता है बस्तर के लिए एक अलग से कुछ होना चाहिए? मनीष भाई, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, बस्तर के लोग सवेरे 7 बजे से शाम को 4 बजे तक का समय मिलता है और उसमें वो 92% मतदान करते हैं। ये है बस्तर के लोगों की जागरूकता। और वही रायपुर के लोग 52% तक मतदान करते हैं, शाम को 6 बजे तक का समय मिलता है। तो बस्तर के लोगों को कम ना आंका जाए। आदिवासी बहुत समझदार है, बहुत प्रभावी है। मैं एक शेर कह के बात खत्म करूंगा कि दिल का साथ न दे तो जुबान से कुछ भी नहीं मैं कुछ नहीं मगर तू भी कुछ भी नहीं। अरे वाह, गजब। तो आज की चर्चा एसआईआर को लेकर थी। एसआईआर को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कांग्रेस समय बढ़ाने की मांग कर रही है, उस पर अभी भी अड़ी हुई है। बस्तर के लोगों की समस्या मनीष कुंजाम ने उठाई। इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा हुई। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।